ठीक है। ठीक है सर। तो इसलिए टाइम कम मिलता है, तो जितना टाइम मिल रहा है आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, सबका रिज़ल्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल से मैंने एक जगह किया है सबको। तो ये राजभाषा विभाग के कार्य देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पीडीएफ मेरे ख्याल से सबको दिख रही होगी ना। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत टाइम हो गया, फटाफट करते हैं इसको। राजभाषा विभाग हम लोग जानते ही हैं कि ये फर्स्ट डे ही हम लोगों ने देखा था कि राजभाषा विभाग जो है क्या है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो किसके अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि राजभाषा विभाग कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो राजभाषा संबंधी सांविधिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है कि ये राजभाषा विभाग जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये हमने जाना कि मिनिस्ट्री कौन सी है, गृह मंत्रालय है। ठीक है, तो ये एक मेरा क्वेश्चन हो गया। उसमें पूछ सकते हैं कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो ये हमने जान लिया कि ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दूसरा क्या है कि ये अस्तित्व में कब आई, यानी कि स्थापना राजभाषा विभाग जो है बना, वो कब बना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जून 1975। तो ये जो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन लोगों को हम लोग ये इन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, या फिर पढ़ेंगे तो हम लोग को ध्यान में रहेगा कि हाँ जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसी समय यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। यानी कि इसका जो उद्देश्य था क्या था कि हिंदी का जो प्रयोग है सरकारी कामकाज में वो बढ़ाया जाए। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार राजभाषा विभाग को निम्न कार्य सौंपे गए। अब देखिए मेन काम क्या है वो हम लोग याद रखेंगे या फिर जान के रखेंगे, ताकि अगर चार में से एक काम दे दे राजभाषा का विभाग और बोला जाए कि इन सभी कार्यों में से राजभाषा विभाग का कार्य कौन सा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो वो ऐसा ही क्वेश्चन डालेगी जिसमें हमें कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, हम कन्फ्यूज़न में फंस के रह जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ सर हम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बताइए। सर एनएचपीसी में डिटेल क्वेश्चन आए थे डिस्क्रिप्टिव में हाँ, राजभाषा अधिनियम से, तो जरूरी है एक क्वेश्चन 10 नंबर का था तो हम उसे बड़ा सा लिखे, अगर टू दी पॉइंट आंसर है उसका तो वैसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए हमेशा कोशिश कीजिए कि टू द पॉइंट ही आंसर हो। ठीक है, सर बड़ा अगर दस करने से नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम 3-4 लाइन लिख रहे हैं तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे? उसमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह का है। अगर हमें 10 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 3-4 लाइन ही हमारे पास आंसर है उसका और वो सटीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल जोड़ देंगे। ठीक है, ताकि वो 7-8 लाइन का हो जाए बस। लेकिन जो हमें याद है एग्जैक्ट टू द पॉइंट वो लाइन हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, सर यही पत्राचार वाला प्रतिशत पूछा था, खा से खा वर्ग के लिए, तो बस हमने उतना लिख दिया, उससे ज्यादा नहीं लिखा। हाँ तो ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि स्टेट का हम लोग ये स्टेट का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा था डिटेल में कैसे राजभाषा अधिनियम के क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करें। ऑब्जेक्टिव तो समझ में आता है लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं। डिस्क्रिप्टिव में वही है कि जो टू द पॉइंट आंसर है वो पहले हम लोग लिख देंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं, ये
स्टेट वाला जो नाम है या फिर कैसे भी हम लोग करेंगे, जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो 2-3 लाइन हम लोग उसमें ऐड कर दें, ठीक है। ओके। तो NHPC का एग्ज़ाम तो शायद कल या परसों था ना, संडे को। यस सर, 23 को। पेपर दिया हुआ है कि पेपर वो ऑनलाइन था? ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन और डिस्क्रिप्टिव दिया था पेन पेपर, अच्छा, तो लेकिन ले क्वेश्चन, लिया मैंने, अच्छा सबमिट कर ले दिया है। लेगा। उसका ये हाँ क्वेश्चन पेपर याद करके डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आया था ना, लिख लीजिएगा कॉपी पे। इन फ्यूचर कभी बाई चांस दोबारा हो तो एक आपके पास पैटर्न रहेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट, ताकि आप लोग घर में पढ़ सकें। देखिए, पहला जो काम था वो हम लोग देख लेंगे। संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों और राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया, यानी कि 1963 में जो भी दिया गया है उपबंध, ठीक है, राजभाषा से संबंधित, वो सारा काम कौन करेगा? वो करेगा राजभाषा विभाग, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। ये ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा कि उपबंध में क्या था और उसमें क्या क्या कार्य थे। हम लोग कार्य पढ़ेंगे ना तो उसमें वो कवर हो जाएगा, लेकिन जितना हमारे पास मटेरियल है जिससे मेन क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग कम से कम 7-8 बार पढ़ लेंगे, ताकि जो मेन है वो हम लोग ये कर लें, याद रख लें। सर, सर हाँ मेरा एक सवाल था। हाँ, बोलिए। सर और मेरा ये सवाल था कि 1963 का 19 मतलब क्या है सर वो? जैसे अच्छा, आगे हम लोग करेंगे ना तो ये वाला आएगा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ डिस्कस कर अच्छा लेंगे। फिलहाल हम लोग इसको सर, करते जैसे हैं। राजभाषा अधिनियम में टोटल शायद 9 है ना सर? हाँ देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे सारा डिटेल, उसमें सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर। सर क्योंकि 19 सीधा क्वेश्चन आया था 1972 और 63। देखिए, एक चीज़ है कि जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ना, जो नियम पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ते जाएं तो हमें बहुत सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन हमने ये ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है, आज या फिर कल शायद शेयर किया है, उसमें से भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जब हम लोग पढ़ लेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है, बुक भी है मेरे पास एक, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50-60 क्वेश्चन है, उसको भी लेकर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आप लोगों के पढ़ने में ये थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है। ओके सर। नहीं तो डाइवर्ट होंगे ना तो हमारा सिलेबस ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और हाँ सर। सवाल तो हमारे पास रहेंगे ही, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या होता है कि एक बार हम लोग पढ़ लेंगे ना तो धीरे धीरे आंसर्स हो सकता है उसी में मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो लास्ट में हम लोग एक कर लेंगे, ठीक है। तो जितना मुझे आएगा वो मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई में, इसमें देखिए दो स्पेलिंग होती है, एक होती है कार्रवाई, ठीक है, और एक होती है कार्यवाही, ठीक है। तो ये कानूनी रूप में यूज़ किया जाता है और ये ऑफिशियल यूज़ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, कार्रवाई को। तो दोनों की स्पेलिंग एक बार मैच कर लीजिएगा, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। किसी राज्य के उच्च न्याय, सर प्लीज बताइए ना सर, समझ में नहीं है कार्यवाही सर कहाँ यूज होगा? जैसे कार्यवाही जो स्पेलिंग है ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग कोई कानूनी दाव पेच में, मतलब हमें करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन हो चाहे कुछ भी कानूनी दस्तावेज में कार्यवाही यूज़ होगा। और जो हम लोग अच्छा ऑफिशियल यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट को हम लोग ले लेते हैं, राजभाषा विभाग हो चाहे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, वहाँ पर कार्रवाई होगी, ठीक है। अच्छा। तो ठीक है सर। ये चीज़ हमें एग्ज़ाम में हो सकता है कन्फ्यूज़न के लिए दे दिया जाए। हाँ सर, मैं तो कार्रवाई शुद्ध शब्द है सर। अलग नहीं थी। क्या? कार्रवाई शुद्ध शब्द है। दोनों शुद्ध है, ठीक है।
सर। हाँ, दोनों का यूज़ अलग अलग है। तो हम लोग ये चीज़ थोड़ा सा अगर पढ़ते पढ़ते अगर मिल जाता था, मुझे याद होगा तो मैं धीरे धीरे बताता भी चलूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते ठीक है हैं। सर। तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाई में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। तो ये भी एक काम है किसका, राजभाषा विभाग का, ठीक है। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार हम लोग गो थ्रू करते हैं इसको, ठीक है। तीसरा नंबर क्या देख रहे हैं हम लोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व। यानी कि राजभाषा हिंदी को लेकर जो भी काम होगा उसके लिए कौन उत्तरदायित्व लेगा, राजभाषा विभाग, ठीक है। चाहे वो साहित्य के प्रकाशन में हो, ठीक है, और या फिर राजभाषा के इम्प्लीमेंटेशन में हो, ठीक है। प्रगामी प्रयोग मतलब क्या, बोलने का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन, कि उसका अनुपालन कैसे कराया जाए। शिक्षण योजना जो हम लोग फर्स्ट डे पढ़े थे वो वाला, और पत्र पत्रिका, ठीक है। हर एक कार्यालय जो है अपना मैगज़ीन निकालती है, ठीक है। तो उसमें भी हमारा जो है मैगज़ीन जो निकलता है, कोशिश हमारी रहती है कि हिंदी में निकले, ठीक है। और एक हिंदी मैगज़ीन लगभग सभी विभाग में या फिर सभी ऑफिसर्स में बनाया ही जाता है एक मैगज़ीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर यानी कि मानकीकृत लिपि सहित शामिल है, ठीक है। तो प्रगामी प्रयोग से संबंधित क्या क्या मामले हैं, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन जो हम लोग बोलते हैं, प्रशासनिक शब्दावली यानी कि प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण, उसका अपडेशन जो भी है, पाठ्य विवरण जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें, पाठ्य पुस्तक जो पुस्तकें लिखी जाती है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ के लिए या फिर पारंगत के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आप लोग को सिर्फ याद रखना है कि पाठ्य पुस्तक हो गया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इसको याद रखना है कि हाँ ये सब काम है। ये नहीं कि एग्ज़ाम में एकदम एज इट इज़ पूछा जाएगा, उसमें हो सकता है 4 काम यहाँ तक दे दे और एक काम अननोन दे दे और बोल दे कि इसमें से कौन सा काम जो है राजभाषा विभाग का नहीं है, ठीक है। बस इतना। उसके बाद देखिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन। संवर्ग क्या होता है, संवर्ग को कैडर बोलते हैं, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट राजभाषा सेवा का गठन, इसका जो है गठन, कुछ चीज़ें जो है आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग डीपली में जाएंगे ना, अगर बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो होगा ही नहीं हमारा कंप्लीट। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए फ़िलहाल के लिए। तो केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन, यानी कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े अधिकारी वगैरह हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनको कैसे कैसे प्रमोशन दिया जाए, उनको कैसे कैसे डिपार्टमेंट में सेट किया जाए, ये सब काम इनका है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले। केंद्रीय हिंदी समिति होती है जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, उससे संबंधित कोई भी मामला हुआ तो वो मतलब हिंदी यहाँ पर भी आ ही गई है, ठीक है। तो हिंदी से संबंधित कुछ भी मामला रहा तो वो कौन हैंडल करेगा, वो करेगा राजभाषा विभाग, ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय, जैसे ये जो होता है हिंदी सलाहकार समिति, जैसे हर ऑफिस में क्या होता है अलग अलग समिति बना दी जाती है, जैसे वो हर जगह तो मंत्री जाएगा नहीं कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो ऑफिसर होंगे और जो राजभाषा से संबंधित व्यक्ति होंगे, चाहे वो ट्रांसलेटर हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो टाइपिस्ट हो, तो उन लोगों का क्या होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं और उनके काम में क्या अड़चनें आ रही हैं, यानी कि राजभाषा के काम में क्या अड़चनें आ रही हैं, वो समिति बताएगी
और उससे जो भी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करना होगा वो राजभाषा विभाग करेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, जो हम लोग फर्स्ट डे जान चुके हैं कि ट्रांसलेशन वाला ट्रेनिंग दिया जाता है वहाँ पे। तो उससे संबंधित कोई भी मामला हुआ, जैसे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, उसके काम से रिलेटेड जो भी मामला हुआ वो सब हैंडल ये करेगी। उसके बाद 9 नंबर क्या है, हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले। तो ये भी हमने जाना था फर्स्ट डे, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, तो ये वाला डिपार्टमेंट है, इससे भी रिलेटेड कोई अगर मामला होता है तो भी कौन हैंडल करेगा, राजभाषा विभाग। उसके बाद 10वां नंबर क्या है, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले। ठीक है, जो एक तरह से मान के चलिए ये नरकाश से रिलेटेड कोई भी मामला रहा, अगर कुछ बड़ा रहा तो ये राजभाषा विभाग के पास जाएगी, ये पॉइंट वहाँ पे रखा जाएगा। 11 नंबर क्या है, संसदीय राजभाषा समिति से सर एक संबंधित, सवाल। बताइए। सर ये जो राजभाषा आयोग है और राजभाषा विभाग है, सर क्या डिफरेंस है दोनों में? फिर हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं सारे, आप जो भी क्वेश्चंस है ना आप कॉपी पे लिख के ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। मैं 1 बाय 1 सारे का आंसर कर दूंगा ताकि मतलब बाकी कैंडिडेट भी उससे अवगत हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। आप क्वेश्चन जितना हो सके आप डाल दीजिएगा, मेरे पास जितना आंसर होगा मैं अपना डाल दूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ आंसर मेरे पास भी ना हो। चलिए, मैं पढ़ती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी आयोग रहता है कभी विभाग रहता है, और दोनों गृह मंत्रालय में ही है, दोनों का काम भी एक ही है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है वही जानना था सर। हाँ ठीक है आप सर, मैं लिख बात दीजिए। आप आयोग जो होता है इम्प्लीमेंटेशन करता है, यदि उसमें कुछ बदलाव होना, भाषा संस्कृति से बदलाव होना पड़ता है ना, तो आज राजभाषा जो राष्ट्रपति आने थे ना 1907 के अंतर्गत, तो आयोग का गठन हुआ था 1955 में। चलिए, सर क्या बोले वो मुझे सुनाई ही नहीं दिया। हाँ यही हो जाता है ना, ग्रुप में थोड़ा सा ये रहता है कि हम लोग सुन नहीं पाते और हम लोग ये टाइम भी हम लोगों का निकल जाता है। बेटी ने जो कहा वो तो मैं सुन ही नहीं पाई, उन्होंने कहा बट बहुत वॉइस बहुत हाँ, ये हो वॉइस रहा था, क्लियर तो आती नहीं है ना, यही प्रॉब्लम हम सबके साथ है। तो इसलिए उनको आप, बोले थोड़ा ये ग्रुप में लिख देने वो जो बोल रहे थे। हाँ नहीं तो एक कलेक्शन आप जैसे, मैंने ग्रुप में भेज दिया, मैं ग्रुप में भेज दिया। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है, जिसका आंसर नहीं मिलेगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं आगे बढ़ के बताऊंगा इसको स्टार्ट करने से, ताकि ये जो नियम है समझ में आए। थोड़ा हम लोग नीचे चलेंगे, ये पीडीएफ मेरे ख्याल से सबके पास हो जाना चाहिए था, होगा, ग्रुप में शेयर किया है। सर क्वेश्चन है, पूछिए। सर इतने सारे नियम याद कैसे रखेंगे? नियम याद नहीं रखना है, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति आदेश 1960, 1957, देखिए जो भी 1975 याद फिक्स रखना हो जाए। होगा, जो भी याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको डिस्कस कर दूंगा कि हाँ ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि पूरा याद करने जाएंगे तो पूरा हम लोगों से होगा भी नहीं। जो मेन मेन पॉइंट है जो कुछ समझ में नहीं आता है। आएगा, सब कुछ आएगा। हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में, तो हमें 4-5 बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था। चलिए ये वाला ना मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और इससे हम लोग क्या करेंगे आगे, बहुत सारा मामला हमारा अटकेगा अगर ये नहीं जानेंगे तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हिंदी में प्रवीणता किसको बोलते हैं? ठीक है, कौन से व्यक्ति को हम लोग प्रवीण मानेंगे? नियम पढ़ने से पहले मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो कार्य तो हमने देख लिया। ठीक है, अब ये वाला हम लोग देख लेंगे ताकि जो नियम पढ़े हम लोग वो भेजे में सही सही घुस जाए हमारे। ठीक है,
और सारा नियम याद नहीं रखना, लेकिन कौन सा नियम किस चीज़ के लिए है वो हम सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हाँ ये नियम इस चीज़ के लिए है। और जब काम करते हैं हम लोग तब याद आता है हमें कि हाँ ये नियम इस चीज़ के लिए है, ठीक है। और जो रेगुलर यूज़ में आते हैं नियम वो भी मैं बता दूंगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हम लोग ऑफिसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें रखा गया है। तो वो सब नियम है, तो मैं उसके लिए डिस्कस कर लूँगा थोड़ा सा ये करके, ठीक है। चलिए एक नंबर देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है। प्रवीण कौन है? किसी भी कर्मचारी को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्रूट हुआ है या फिर जो काम कर रहा है, उसमें से हम लोग प्रवीण किसको बोलेंगे? जिसने मैट्रिक की परीक्षा या फिर उसके समतुल्य या उससे ऊपर का कोई भी एग्ज़ाम हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर लिया है, तो वो क्या हो गया? प्रवीण हो गया, ठीक है। एक कंडीशन प्रवीण का ये मेरा ए नंबर हो गया है। दूसरा, स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। देखिए एक चीज़ ये हम लोग समझ लेते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। हो सकता है मैंने CBSE से एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका मीडियम क्या होगा? ये होगा इंग्लिश, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट रख लिया हिंदी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, CBSE से पढ़ाई की और मीडियम था मेरा इंग्लिश और सब्जेक्ट मेरा हो गया एक हिंदी। तो ये क्राइटेरिया क्या फॉलो कर रहा है इसमें? यस सर। नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहला नंबर पॉइंट में, ये पहला नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैट्रिक परीक्षा या फिर उसके समतुल्य या फिर उससे उच्चतर कोई परीक्षा हो जो हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया गया हो। लेकिन माध्यम तो मेरा CBSE का क्या रहा? इंग्लिश। तो कोई, यस सर। मैंने क्या किया, CBSE से पढ़ा। हिंदी हिंदी तो हिंदी में ही ना पढ़ेंगे सर। हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन बाकी है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या मेरा परीक्षा का माध्यम हिंदी रहा? नो सर। नहीं रहा। तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है, तो वो प्रवीण की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला हम लोग समझेंगे, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले किया ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन होते होते एकदम याद हो जाए एग्ज़ाम तक। तो ये एक क्राइटेरिया कि माध्यम की बात, हाँ माध्यम मीन्स एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो, ठीक है, एग्ज़ाम का मीडियम। दूसरा क्या है, स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो। यानी कि अब देखिए मैंने CBSE से कर लिया ये, ठीक है, तो मैं प्रवीण नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने ग्रेजुएशन में एंट्री ली तो मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट हिंदी रख लिया, ठीक है। या फिर स्नातक परीक्षा के समतुल्य कोई भी, अगर मैंने BCom किया, BSc किया, कुछ भी किया, BBA किया, तो वहाँ पे या फिर उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रख लिया। यानी कि एक मेरा पेपर हो गया ऑप्शनल क्या, हिंदी। तो मैं क्या कहलाऊँगा, प्रवीण। अगर मेरा तभी फॉलो होगी सर। क्या, सर ये कंडीशन फॉलो होगी ऑप्शनल में। हाँ ये कंडीशन फॉलो हो गया। अब मैंने क्या किया, 10th तक मैंने इंग्लिश पढ़ा था, मीडियम मेरा इंग्लिश था, लेकिन सब्जेक्ट मेरा हिंदी था। लेकिन क्या किया मैंने, स्नातक पढ़ लिया और स्नातक में मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी था। तो मैं यहाँ पर अगर मेरा देखा जाए तो यहाँ पर मैं प्रवीण नहीं हूँ, लेकिन इस कंडीशन को देखा जाए तो मैं प्रवीण हो गया हूँ, ठीक है। चलिए ये दोनों कंडीशन आप लोग एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा।
सी नंबर में आते हैं। यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, ठीक है, नंदिनी ने हाथ उठाया, कुछ बोलना है? चलिए, हाथ उठा दिया इन्होंने गलती से लगता है। चलिए, तीसरा क्या है हमारा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय ऐसा आया है हमारे पास, ठीक है, रिक्रूट होके या फिर पुराना भी, तो वो क्या है कि खुद बोले कि मुझे जो है हिंदी अच्छी तरीके से आती है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन मैं बंगला मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे बंगला आता है, मैं पढ़ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। तो मैं एक अंडरटेकिंग दे दूँगा कि हाँ मुझे बंगला आता है, ठीक है। तो मैं क्या अंडरटेकिंग दे दूँगा? एक प्रमाण पत्र दे दूँगा, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दूँगा, ठीक है। क्या दे दूँगा कि मुझे बंगला आता है। उसी तरह हिंदी के क्षेत्र में अगर कोई लिख के दे दे, कोई बंगाली है वो लिख के दे दे कि मुझे हिंदी का ज्ञान है जितना प्रवीण को होना चाहिए, ठीक है, तो वो लिख के अगर दे देता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो प्रवीण है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है प्रवीण का। अब ये प्रवीण और अच्छा चलिए लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन, कार्य साधक क्या होता है? जैसे प्रवीण का एक क्राइटेरिया फिक्स है, उसी तरह कार्य साधक का भी एक क्राइटेरिया फिक्स है। तो पहला क्या है, मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है। यानी कि एक कंडीशन मेरा क्या था कि मैंने सीबीएसई किया था, मेरा मीडियम इंग्लिश था और मैंने एक सब्जेक्ट लिया था हिंदी। तो अगर मेरा 10th क्लास तक का रिज़ल्ट देखा जाए तो मैं प्रवीण हूँ या फिर कार्य साधक, बताइए। कार्य साधक मैं कहलाऊँगा, ठीक है। अगर मैं मेरे 10th तक का रिज़ल्ट देखा जाए तो मैं कार्य साधक का ज्ञान रखता हूँ, यानी कि हिंदी का मुझे कार्य साधक ज्ञान है, मतलब पढ़ लेता हूँ, बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत और काम भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा है, मेरा माध्यम नहीं है। दूसरा क्या है, केंद्रीय सरकार की हिंदी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है वह उत्तीर्ण कर ली है। यानी कि पहला स्टार्टिंग होता है प्रबोध से, ठीक है, ये होता है 5 के बराबर, ये होता है मेरा 8 के बराबर और ये हो गया मेरा 10th के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कंडीशन, केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या फिर उसके इक्वावेलेंट उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है, तो मैं कार्य साधक ज्ञान रखूँगा। ये आप समझ लीजिए, प्राज्ञ परीक्षा या फिर उसके समतुल्य, ठीक है। इतना पढ़ने का, इतना सारा पढ़ने का ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे इतना, हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि या तो प्राज्ञ हो, केंद्र सरकार द्वारा जो कराया जाता है वो हो, या फिर हम लोग उसके समतुल्य कोई भी कोर्स कर रखे हों, ठीक है। तो अगर वो मेरा है तो मैं कार्य साधक कहलाऊँगा, ठीक है। तीसरा क्या है,
केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वही मतलब प्राज्ञ के इक्वावेलेंट कर ली है, यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जैसे इसमें किया था सी नंबर में, कि वह खुद घोषणा करे, प्रमाण दे दे, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे कि मुझे कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, तो भी यही समझा जाएगा कि हाँ उसने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है, ये सारा पॉइंट इसका ए बी सी और यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि अगर मेरा 10th तक का भी मीडियम हिंदी रहा तो मैं प्रवीण हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मीडियम हिंदी नहीं रहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट रहा, तो मैं कार्य साधक रहूँगा, ठीक है। इतना हम लोगों को याद रखना है बस। सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। समझ में कुछ नहीं आया? आया सर, मुझे आया। समझ यस सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। इतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं है कि जो नहीं समझ में आए। हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बन जाएंगे, हाँ कैसे नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डिस्कस करिए, वो किसी को पता होगा तो वो आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया। इतना ऊपर है, इसको धीरे धीरे करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, अगर एक ही बार में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17, आप लोगों के पास किसी के पास भी लक्ष्मीकांत का बुक है? हाँ, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, उसमें आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके राजभाषा से रिलेटेड जो भी रहेगा उसमें, ठीक है, आप लोग उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ बना के दे। हाँ, पीडीएफ बना के डाल दीजिएगा, तो ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चन रह रहे हैं वो उससे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग मेन जो टॉपिक है हमारा वो कवर हो जाएगा फटाफट। अब चलिए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में कौन सी भाषा यूज़ होनी चाहिए या फिर कौन सी भाषा यूज़ होती है या फिर नियम क्या है, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। और ये जो नियम वाले लैंग्वेज होते हैं ये बहुत कठिन शब्दों में लिखे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका सिंपल भी मिला कहीं पर भी तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे मिला था बीच में, तो मैं उसको सिंपल वर्ड में वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसका पीडीएफ। में है ये 120 और 210। क्या 120 और 210 में है? लूसेंट में सर, लूसेंट बुक में। हाँ, लूसेंट में भी है, लूसेंट में भी है। चलिए, मेरी जीके बहुत कमज़ोर है, मैंने भी बहुत कम ही लूसेंट पढ़ा है। साहित्य वाले पोर्शन में है स्टार्टिंग में। हाँ, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन वाले में भी होगा। चलिए ये कर देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, भटक ना जाए हम लोग। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। हम लोगों को याद क्या रखना है कि भाग 17 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 348 के अनुसार, ठीक है, इसके होते हुए भी संसद में जो भाषा यूज़ की जाएगी वो क्या होगी, या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी, ठीक है। तो मेनली एक बार हम लोग रीड कर लेंगे
परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा इस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य की जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। इससे टोटल हम लोग क्या समराइज करेंगे कि अगर संसद है, ठीक है, संसद में क्या होगा कि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में कुछ बोलना चाह रहा है तो वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है और हिंदी में भी बोल सकता है, ठीक है, और क्या अंग्रेजी में भी बोल सकता है। तो टोटल कितने लैंग्वेज में वो बोल सकता है? 3 लैंग्वेज में। तो हमें कुल मिला के ये याद रखना है कि वो हिंदी, अंग्रेजी और सदन में वो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय मतलब उसका जो भी मातृभाषा है उसमें वो बोल सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे, इसके काम के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो, ठीक है। ये लाइन किसी को समझ में आ रहा है? ये लाइन का बताइए। नो सर। चलिए इसको हम लोग एक समराइज वे में पढ़ लेते हैं कि इसका समराइज यही होगा कि संविधान से प्रारंभ जब भी होगा उससे हम लोग 15 वर्ष काउंट करेंगे, वहाँ तक अंग्रेजी को यूज़ करेंगे, उसके बाद अंग्रेजी को हम लोग लोप कर देंगे, मतलब हटा देंगे। जो नियम हम लोग शुरू से जानते हैं कि नियम यही बना था कि जब आज़ाद होगा भारत तो 15 साल तक हम लोग अंग्रेजी यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ यही याद रखना है कि 15 वर्ष तक हमें क्या बोला गया था कि इंग्लिश को यूज़ करना है, उसके बाद हमारा हिंदी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है बस, और ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि लैंग्वेज बहुत घुमा हुआ है इसमें और उसका निष्कर्ष निकलता है बहुत छोटा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राज्य का जो कार्य होगा वो राजभाषा में होगा, ठीक है, वो राज्य का राजभाषा होगा। जैसे अलग अलग राज्यों का अलग अलग राजभाषा हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी का अंग्रेजी है, ठीक है, राजभाषा, और कहीं पर हम लोग बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पे बांग्ला चलता है, तो वो अपने राज्य के भाषा में कर सकता है, दूसरा हिंदी में कर सकता है और अंग्रेजी में कर सकता है। इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये सब में वो सक्षम ना हुआ कि अपना राय या फिर अपना जो भी संबोधन है वो दे सके, तो वो क्या करेगा, अपनी मातृभाषा में संबोधन देगा। उसको जो भी कुछ बोलना रहेगा वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि सदन में अगर बोलना है तो हम लोग मातृभाषा में बोल सकते हैं। हमें ये निष्कर्ष पे याद रखना है कि सदन में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग मातृभाषा यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारी मातृभाषा तेलुगु है तो हम लोग तेलुगु में वहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग आज़ाद हैं। आगे बढ़ते हैं। जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। यानी कि जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे अंग्रेजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी क्या बोल रहा है कि 15 साल तक ही हम लोग अंग्रेजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध यानी कि कुछ और उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की कार्य समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा। यानी कि उसके पश्चात भी
ये ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। यानी कि उसके बाद भी हो सकता है कोई अगर सक्षम नहीं हुआ कि पूरा इम्प्लीमेंट कर दे हिंदी को, तो वो क्या करेगा, अंग्रेजी को यूज़ कर सकेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला कि अंग्रेजी हम लोग यूज़ कर पाएंगे या फिर राज्य जो है अंग्रेजी यूज़ कर पाएगा अगर वो परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है जो क्षेत्रीय भाषा का पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ 15 वर्ष की जगह 25 वर्ष भी ये चल जाए, यानी कि जो भाषा वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो 25 वर्ष भी यूज़ कर सकते हैं। परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। ठीक है, अब देखिए ये 15 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष तक भी टाला जा सकता है। तो ये जो है क्लियरली राजभाषा विभाग जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूप होल है, या फिर क्या बोल सकते हैं, राजभाषा विभाग का ही असक्षमता बोल सकते हैं। ठीक है, कि वो उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। अगर वो बोल दे कि नहीं अब सारा काम हिंदी में ही होगा, तो वो हिंदी में होगा। कैसे, जैसे ट्रैफिक रूल पालन करने पे हम लोग को जुर्माना देना पड़ता है, तो वो जुर्माना अभी हम लोग को नहीं लग रहा है हिंदी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 343 यहाँ से थोड़ा हम लोग देख लेंगे। और क्या देखेंगे, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बस इसका हम लोगों को एकदम ध्यान रखना है कि संघ की राजभाषा, संघ मीन्स क्या, भारत सरकार की राजभाषा क्या है, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, किसी को आइडिया है? अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किसी को? ये अंदर जो पढ़ते हम लोग लिखते हैं उसको ही अंतर्राष्ट्रीय में लिया जाता है। हाँ, जो इंग्लिश का 1 2 हम लोग जो लिखते हैं उसी को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद क्या है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे लक्ष्मीकांत में, तो वो कर लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या उसका समरी निकल रहा है वो चीज़ हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जो नियम का बुक है लक्ष्मीकांत वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अच्छी तरीके से दिया हुआ है, उसमें से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे। फिलहाल हमें जानना है कि बोलना क्या चाह रहा है ये, और ये राजभाषा का नियम जो है वो होता क्या है। ठीक है, एक इंट्रो तरह हम लोग देख सकते हैं, इंट्रो के तरह। तो इसमें सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि 15 वर्ष तक होना था, उसी तरह जैसे पहले भारतीय शासन जब नहीं था, अंग्रेज़ों के टाइम में जैसे अंग्रेजी बोली जाती थी, लिखी जाती थी, राजभाषा के लिए अंग्रेजी का जैसे यूज़ होता था, 15 साल बाद भी आज़ादी के अंग्रेजी का वैसा ही यूज़ होता रहेगा। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो रहेगा ही ऊपर वाला। उक्त अवधि के दौरान यहाँ पर अगर 15 साल के अंदर यानी कि कोई नियम बन गया 1955 में, अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उपरोक्त तो नियम है कि 15 साल तक जारी हो सकता है इंग्लिश, लेकिन अगर मुझे कुछ करना है 1955 में, तो राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यानी कि अगर पहले भी हो जाता है कोई काम में
इसका यूज़ करना अगर मैंडेटरी हो जाता है या फिर वहाँ ज़रूरत होती है तो राष्ट्रपति वो कर सकता है। 3 नंबर, हमें इसमें नहीं जाना कि खंड में क्या बोल रहा है, हमें खंड वो लक्ष्मीकांत से एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसमें बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसमें डिटेल मुझे लगता है कि इसमें एक बार पढ़ लेंगे तो डिटेल समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या फिर अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग बंद कर सकेगी जो ऐसी विधि में वे निर्दिष्ट किए जाएं। तो कुल मिला के हमें बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 15 साल के पहले भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा का यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें हिंदी का ही यूज़ करना है, तो वो दोनों में से हमारे लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। हम हिंदी चाहें तो हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी चाहें तो अंग्रेजी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो अंक का स्वरूप होगा वो देवनागरी भी हो सकता है और अंग्रेजी वाला भी हो सकता है जो कि इंटरनेशनल है। ठीक है, तो इसमें समराइज करके हमने यही जाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर यानी कि समाप्ति पर या और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अब जो है यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है, और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर। हो सकता है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर या फिर 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक वो आयोग गठित कर सकता है। जैसे राजभाषा विभाग बना है वैसे ही कोई आयोग गठित कर सकता है राष्ट्रपति। और जो एक हाँ, तो 5 वर्ष की समाप्ति का पश्चात आयोग का गठन होगा, उससे 10% जगह होगी, तो 60 में जो राष्ट्रपति जो आदेश निकालता है वो वाला आंसर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को समराइज करके देखा जाए तो हम लोग को क्या करना है कि 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हो सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है मेरे ख्याल से, तो 22 भाषाओं के प्रतिनिधि जो है उसमें सदस्य हो सकते हैं। ऐसा निर्णय लिया गया था जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डिसीजन क्या लिया गया था कि हर एक भाषा के एक प्रतिनिधि उसमें से सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हमें डीपली नहीं घुसना है क्योंकि उतना डीपली पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास और भी सवाल हैं पूछने के लिए। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों। तीसरा है अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि हो सकता है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा भी हो, ठीक है, या फिर संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप का सिफारिश वो कर सकते हैं, या फिर संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश कर सके, ये सिफारिश करे। तो यहाँ पे